आज हम पढ़ेंगे अपनी गैलेक्सी के बारे में। हम पढ़ेंगे अपने सौर मंडल के बारे में। गैलेक्सी में कोई गणना नहीं, ब्रह्मांड में कितनी अनलिमिटेड गैलेक्सियां हैं कि कितनी गैलेक्सियां हैं, कोई गिनती नहीं है। और उनमें कितने सौर मंडल है, कोई गिनती नहीं। लेकिन हम जिस सौर मंडल में रहते हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम धीरे धीरे अपने जो जीवित ग्रह है पृथ्वी की तरफ चलेंगे, जहां हम रहते हैं। फिर उसके वायुमंडल के बारे में समझेंगे, वहां जो गैसें हैं उनके बारे में समझेंगे। हर वो क्वेश्चन देखेंगे जो वनडे एग्जाम के लिए ही है, केवल ये पीसीएस के लिए भी हो सकता है, लेकिन मैं ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा। कोशिश करूंगा आपको केवल वनडे एग्जाम के उद्देश्य से बताऊं, क्योंकि पीसीएस जाएगा तो फिर ज्यादा डीप मुझे जाना पड़ेगा। मैं वनडे के हिसाब से आपको पूरा बताता हूं। आइए चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं अपने आकाशगंगा को। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, मतलब जो हमारे सौर मंडल जिसके अंदर स्थित है। हमारी पहला क्वेश्चन बनता है हमारी आकाशगंगा। आकाशगंगा क्या कहते हैं? एक तो मिल्की वे, हिंदी में क्या कहते हैं इसे? दुग्ध मेखला। अच्छा, इसका आकार कैसा है? सर्पिलाकार, सर्पिलाकार है इसका आकार। वृत्त के आकार का मैं बना देता हूं। आपने देखा भी होगा पुराने सीरियल्स में, पिक्चर्स में, या फिर महाभारत में, या फिर एक आर्यमान और शक्तिमान ऐसी दिखाई देती है हमारी गैलेक्सी। अब हम पढ़ेंगे अपने सौर मंडल को। मिल्की वे है, मिल्की वे में हमारा सौर मंडल स्थित है, तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं। आइए शुरू करते हैं। आपको मैं एक मैप के चित्र के माध्यम से पूरा विधिवत बता दूंगा, एक ही बार में याद हो जाएगा। ये हमारा सूर्य, सूर्य क्या है? एक है तारा। इसके बाद कौन सा ग्रह आता है? बुध। बुध के बाद आता है शुक्र। शुक्र के बाद आती है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी के बाद आता है मंगल। मंगल के बाद आता है बृहस्पति। बृहस्पति के बाद आता है शनि। शनि के बाद आता है अरुण और वरुण। टोटल कितने ग्रह हो गए? 8। सूर्य एक वो है तारा, तो ये ध्यान रखिएगा। सूर्य एक तारा, उसके बाद ये 8 ग्रह हो गए। ठीक है, इनके नाम मैं लिख देता हूं आपको। ये है बुध, ये है शुक्र, ये हमारी प्यारी पृथ्वी जिसे हम बर्बाद करने में जुटे हुए हैं, ये है मंगल, भविष्य का हमारा ग्रह बोल सकते हैं, ये है बृहस्पति, ये है शनि, ये है अरुण और ये है वरुण। ठीक है, शनि के चारों ओर वलय पाए जाते हैं, शनि के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये हो गया आपका। अब मैं थोड़ा आपको बता देता हूं कैसे क्या है। सूर्य जो है हाइड्रोजन और हीलियम का मिक्सचर है इसमें। ठीक है, मैं लिख देता हूं। सूर्य में क्या है? हाइड्रोजन प्लस हीलियम। अच्छा, सूर्य की ऊर्जा का क्या राज है? ये कभी डाउन क्यों नहीं पड़ता? तो इसका नाभिकीय संलयन मतलब विस्फोट होता है। जितनी ऊर्जा उत्पन्न होती फिर से वो जुड़ती, फिर से विस्फोट होता है, फिर से जुड़ती, फिर से विस्फोट होता है। जबकि परमाणु बम इसके उलट होता है। परमाणु बम काम करता है नाभिकीय विखंडन पे, तो मैं नीचे लिखता हूं, ये काम करता है नाभिकीय संलयन पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नाभिकीय संलयन, ये ध्यान रखिएगा, नाभिकीय संलयन पे काम करता है। अब चूंकि देखिए सबसे करीब सूर्य के कौन है? बुध पे आते हैं। ठीक है, सूर्य के लिए इतना पर्याप्त था। आदित्य L1 इसका मिशन है, वो ध्यान रखिएगा। बुध सूर्य के सबसे नजदीक। अच्छा, जो ग्रह सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक होगा वो सबसे तेज गति से परिक्रमा करेगा, जो जितना दूर होगा वो उतना स्लो परिक्रमा करेगा। ठीक है,
बुध सबसे तेज परिक्रमा करता है, ये ध्यान रखिएगा। मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा। और शुक्र, अच्छा बुध और शुक्र में से सबसे गर्म कौन सा होगा? आप सोचेंगे बुध होगा सूर्य के पास में, लेकिन ऐसा नहीं। सबसे ज्यादा गर्म ग्रह कौन सा हमारे सौर मंडल का? शुक्र सबसे ज्यादा गर्म। सबसे ज्यादा गर्म। इसे ही कई नामों से जाना जाता है, मैं नीचे लिख देता हूं। शुक्र को जो जाना जाता नाम जो है, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की बहन, सांझ का तारा, भोर का तारा, ये बोलते हैं शुक्र को। सबसे ज्यादा गर्म कौन सा ग्रह है? शुक्र। क्यों? क्योंकि ये द्रव अवस्था में उपस्थित है। कहा जाता है कि आपको अगर पृथ्वी का फ्यूचर देखना है तो आप शुक्र ग्रह को देख लीजिए, और वैसा ही फ्यूचर होगा उसका। ठीक है, अब इसके बाद आती है हमारी प्यारी पृथ्वी। इसको हम अभी, ये पहले सौर मंडल आप समझ लें, इसके बाद में हम इसे समझेंगे। अच्छा, अब आता है मंगल। मंगल का रंग लाल क्यों है? तो आयरन ऑक्साइड के कारण। आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल है। इसके दो उपग्रह भी हैं, फोबोस और डीमोस। अच्छा, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पर्वत या सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो उसका नाम है ओलंपस मोन्स। ध्यान रखिएगा, ओलंपस मोन्स। लंबाई लगभग कितनी? 22 किलोमीटर। ऊंचाई मतलब, सॉरी, 22 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। अब हम आते हैं बृहस्पति। अच्छा, लेकिन एक चीज और समझिए, ग्रीन से कर देता हूं। यहां पे एक बेल्ट पाई जाती है, यहाँ एस्ट्रॉइड्स यानी बहुत सारे उल्का पिंड यहाँ मतलब घूमा करते हैं। तो इस ध्यान रखिएगा, जो उल्का पिंडों की या फिर हम ये वो एस्ट्रॉइड्स की जो बेल्ट है वो किन दो ग्रह के बीच में पाई जाती है? तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में। ये भी ध्यान रखिएगा। बृहस्पति हमारा सबसे बड़ा ग्रह है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है। इसके सबसे ज्यादा उपग्रह, देखिए दो जो ग्रह है बृहस्पति और शनि, इनके बीच में रेस चला करती है, किसके साथ सबसे ज्यादा उपग्रह होंगे। अभी जो लेटेस्ट आंकड़ा था उससे अभी तो बृहस्पति है, उससे जस्ट पहले तक ये था कि शनि है, फिर बृहस्पति हो गया। सबसे पहले बृहस्पति था, फिर शनि के सबसे ज्यादा उपग्रह हुए, लेकिन अभी हालिया रिपोर्ट के अनुसार बृहस्पति के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं। तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा उपग्रह। इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा? गनीमेड। गनीमेड, या फिर हम बोल सकते हैं सौर मंडल का पूरे जितने भी ग्रह हैं उनका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो गनीमेड। ये हो गया। अब हम बात करते हैं शनि में। शनि का एक ही क्वेश्चन है कि वलय, वलय जो यानी छल्ले, किस ग्रह में छल्ले बनते हैं? तो मैंने ये बना दिया है, आप ये लिखने की जरूरत नहीं, शनि में। लेकिन तो कितने छल्ले हैं? तो टोटल 7 वलय बनते हैं, 7 वलय। अरुण को हम लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, इसे मैं लिख देता हूं। अरुण को हम बोलेंगे लेटा हुआ ग्रह। ठीक है, ये हो गया हमारे सौर मंडल से संबंधित क्वेश्चन। हमारी आकाश गंगा कैसी? सर्पिलाकार। नाम है मिल्की वे या फिर दुग्ध मेखला। फिर हम अपने सौर मंडल पे आते हैं, यानी सूर्य पे। हाइड्रोजन हीलियम का मिश्रण। सूर्य किस सिद्धांत पर काम करता है? तो नाभिकीय संलयन के। ये क्रम हो गए। अच्छा, ये जो मंगल तक ये जो बेल्ट है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, इनको आंतरिक ग्रह कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। मैं नीचे लिख देता हूं, आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह आपके कौन से? बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल।
अब बाह्य ग्रह किसे कहते हैं? बाह्य ग्रह हमारे हैं मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, अरुण और वरुण। आंतरिक ग्रह जो बेल्ट, मेन जो एस्ट्रॉइड्स की बेल्ट है वो डिवाइड कर देती है, एस्ट्रॉइड्स के पहले आंतरिक, एस्ट्रॉइड्स के बाद वाले बाह्य ग्रह। अब यहां तक हो गया। अब चलिए थोड़ा अपनी पृथ्वी की तरफ चलते हैं, उससे पहले एक चीज और समझ लेते हैं। आइए यहां मैं बता, ग्रहण को समझ लेते हैं, क्योंकि अभी ऊपर ही है तो ऊपर ही घूमते हैं, थोड़ा ग्रहण के बारे में समझते हैं कि चंद्र ग्रहण क्या है, सूर्य ग्रहण क्या है, सूर्य के पास जब पृथ्वी सबसे पास होती है तो उसे क्या कहते हैं, जब पृथ्वी सबसे दूर होती है तो उसे क्या कहते हैं। आइए समझते हैं, इसको भी हम समझ लेते हैं थोड़ा। यहाँ समझाता हूं मैं आपको, यहाँ पे समझाता हूँ। सबसे पहले सूर्य का बता देता हूँ। ये हमारा सूर्य है, सूर्य ये हो गया, और ये हो गई हमारी पृथ्वी। अभी ये जो दूरी है इसे उपसौर बोलेंगे। ये कब होता है? 3 जनवरी को, ठीक है। और यही दूरी जब बढ़ जाती है, यही दूरी जब दूर हो जाएगी तो इसे बोलते हैं अपसौर। अपसौर कब होता है? 4 जुलाई को, 4 जुलाई को। अब हम आ जाते हैं चंद्रमा के मामले में। ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, और ये हमारा चंद्रमा, ये हमारा चंद्रमा है। इनके जो बीच की दूरी है, चंद्रमा और ये उपभू और अपभू चलता है, इसे बोलते हैं, जब दूरी छोटी होती तो उपभू, और जब यही दूरी दूर हो जाती है, जब यही दूरी दूर हो जाती है तब इसे हम बोलते हैं, ये देखिए दूर हो गई, अपभू बोलेंगे अब इसे। तो आप ध्यान रखिएगा, 4 ये जो मतलब वर्ड शब्द है इन्हें ध्यान रखिएगा। सूर्य से जब पृथ्वी सबसे ज्यादा दूर होगी तो उसे अपसौर बोलेंगे, पास होगी तो उपसौर बोलेंगे। यही जब चंद्रमा में चंद्रमा और पृथ्वी आ जाएगी, पृथ्वी और चंद्रमा जब पास होंगे तो इन्हें उपभू बोलेंगे, और जब दूर होगी तो इसे अपभू बोलेंगे। ये हमने पढ़ लिया। अब आगे काम देखते हैं। अब आते हैं हम अपने वातावरण में थोड़ा। ग्रहण को पहले हम समझेंगे, ग्रहण समझ ले हम, ग्रहण के बारे में हम समझते हैं। कहते नहीं ग्रहण लग गया जीवन में, ग्रहण को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण, अच्छा, इसे समझने का सबसे आसान तरीका, सूर्य तो अपनी जगह स्थिर है, वो कोई मूवमेंट करता नहीं। पृथ्वी कर रही सूर्य की परिक्रमा, ठीक है, पृथ्वी कर रही सूर्य की परिक्रमा, और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कौन कर रहा? चंद्रमा। बस यही आपको समझना। देखिए ये स्थित है आपका सूर्य, ठीक है, सूर्य स्थित है, ये स्थित है आपका, सूर्य को ग्रहण लग गया, ये बीच में पृथ्वी आ जाएगी। मैं ठीक करता हूं इसको। ये हो गया चंद्रमा आपका, और ये हो गया पृथ्वी, ठीक है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो कौन सा ग्रहण होता है? सूर्य ग्रहण होता है। ये हम ध्यान रखेंगे। और ये होता कब है? अमावस्या के दिन। कब होता? अमावस्या के दिन। अब इसे ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं चंद्र ग्रहण को समझ लेते हैं। चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण में भी यही होता। चंद्र ग्रहण में बस पृथ्वी और चंद्रमा अपना स्थान चेंज कर देते हैं, बाकी सब सेम रहता। ये हो गया आपका सूर्य, ये हो गई आपकी पृथ्वी, और ये छोटा सा हो गया आपका चंद्रमा। अब ये कौन सा ग्रहण हो गया आपका? चंद्र ग्रहण।
चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है, ध्यान रखिएगा। ये हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब हम आते अपनी पृथ्वी को थोड़ा सा देखेंगे, हम पृथ्वी को समझने की कोशिश करेंगे, कैसे क्या इसका वायुमंडल वातावरण है, कितनी परतों में विभाजित है, हम इसे समझेंगे। आइए समझते हैं। पहली परत, दूसरी परत, तीसरी परत, चौथी परत, 4 में ही हो जाएगा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल या आयन मंडल, और ऊपर निकल जाता है वायुमंडल। एक और बना लेता हूँ एक्स्ट्रा, ठीक है। अब लिखना शुरू करता हूँ। अच्छा, ये जो पढ़ते हैं इन्हें इंग्लिश में याद रखने की जरूरत है। हमारी संसद में नेता भले कहते हैं कि हिंदी को बढ़ावा दो, हिंदी को बढ़ावा दो, लेकिन ऐसा है नहीं। आइए पढ़ते हैं। सबसे पहला मंडल कौन सा? क्षोभ मंडल इसे बोलते हैं। इसे क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फियर। सारी बादली घटनाएं, पानी गिरना, आंधी तूफान, सब यही होता है। पानी गिरना, आंधी तूफान, सब यही होता है। बिजली कड़कना, सब इसी मंडल में ही होता है। इसकी ऊंचाई अच्छा लगभग 8 से 18, औसतन आपको कहीं कहीं मिल जाएगी 12 किलोमीटर। 8 किलोमीटर ध्रुवों से मान लीजिए, और 0 डिग्री विषुवतीय भूमध्य रेखा को 0 डिग्री भूमध्य रेखा से लगभग 18 किलोमीटर मान लीजिए, ये मान लीजिए। अगला नंबर है समताप मंडल का। समताप, इसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर। इसी में एक महत्वपूर्ण परत पाई जाती है, ओजोन परत। इसे बोलते हैं ओजोन परत, ध्यान रखिएगा। इसका नाम क्या है? ओजोन परत। इसकी लंबाई मतलब इसकी ऊंचाई कितनी है? 18 से 50। अच्छा, आपके एयरप्लेन कहाँ उड़ते हैं? तो यहीं उड़ते हैं। अब ध्यान रखिए, मैं मतलब मैं बहुत बड़ा चित्रकार नहीं हूं, मैं ऐसे ही बनाए दे रहा हूं आपको। एयरप्लेन कहाँ उड़ते हैं? तो यहीं उड़ते हैं। एरोप्लेन, क्योंकि यहाँ धूल मिट्टी होती नहीं है, मतलब मौसम साफ होता है, समय के साथ साथ जो है तापमान भी अच्छा बना रहता है, तो क्षोभ मंडल से जस्ट ऊपर उड़ते हैं। कभी कदार आपने देखा होगा बादल जस्ट नीचे और क्षोभ मंडल से जस्ट ऊपर उड़ता रहता है, तो ये हो गया। अच्छा, क्षोभ मंडल में जब ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो तापमान कम होता जाएगा, तापमान कम होता जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। क्षोभ मंडल हो गया, समताप मंडल, ओजोन परत, आप मेन जो ध्यान रखिएगा वो। अब बात करते हैं मध्य मंडल की। मध्य मंडल में आपका ज्यादा कुछ नहीं है। मध्य मंडल की 50 से 80 किलोमीटर है। मध्य मंडल में तापमान आपका थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ने लगता है, आप ये मान सकते हैं। इसके बाद आता आयन मंडल। आयन मंडल आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। अच्छा, आयन मंडल और ताप मंडल एक ही है लगभग। अच्छा, आपने न्यूज में सुना होगा नॉर्दर्न लाइट और साउदर्न लाइट चमकती हुई बहुत सुंदर लगती हैं, आकाश में दिखाई देती हैं, तो इसी मंडल में वो घटनाएं घटित होती हैं। नॉर्दर्न लाइट्स और साउदर्न लाइट्स इसी मंडल में घटित होती। रेडियो फ्रीक्वेंसी सब इसी मंडल में। यही आईएसएस, अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल नेशनल स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यहीं स्थित है, यहीं से अपना सब कुछ करते हैं। इसकी ऊंचाई होगी 80 से 700। इसके बाद आ जाता है आपका वायुमंडल, जहां से लगभग सीमा शुरू हो जाती है, आप ध्यान रखिए। ये था आपका मेन जो
ये आपकी वायुमंडल की परतें संबंधित क्वेश्चन जो जो बन सकता है वो मैंने, क्षोभ मंडल में बादल से, आंधी तूफान से घटित घटना होती है, समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ते, ओजोन परत यही, आयन मंडल में आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन स्थित है, और यहीं पे जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी वाली घटना होती है, जाती है टकरा के वापस आ जाती है, ऐसा आप समझ सकते हैं। अब अच्छा एक क्वेश्चन आप ध्यान लें, पहले वायुमंडलीय गैसों को हम समझ लेते हैं। यहां मैं लिख देता हूं साइड में वायुमंडलीय गैसें। वायुमंडलीय गैस है, हमारे वायुमंडल में कौन सी गैस उपस्थित है वो लिख देता हूं। सबसे पहले नाइट्रोजन यानी N2, इसका परसेंटेज 78.08। उसके बाद है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परसेंटेज 20.95। ऑर्गन, अच्छा ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके बाद जो चार मैं बताऊंगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार यूपी ट्रिपल एससी पूछ चुका है। CO2 का परसेंटेज और ऑर्गन का परसेंटेज पूछ चुका है, तो ये ध्यान रखिएगा। नियॉन 0.002, इसके बाद आती है हीलियम 0.0005%। नाइट्रोजन आप सीधे याद रखते हैं 78%, ऑक्सीजन याद रखते हैं 21% के आसपास। उसके बाद ऑर्गन, CO2, नियॉन और हीलियम का क्रम भी याद रखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आइए मैं आपको दो क्वेश्चन और बता देता हूं, उसके बाद खत्म करता हूं। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। अच्छा अच्छा, हम उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा होगा वही दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा होगा, और जो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा होगा वो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा होगा। और उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन 21 से 22 दिसंबर, दोनों में से एक ही ऑप्शन होगा, या तो 21 दिसंबर देगा या 22 दिसंबर देगा, तो आप ध्यान रखिएगा। आज हमने जो जो पढ़ा वो वनडे के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे आपके, बिल्कुल महत्वपूर्ण थे। अब जब हम पृथ्वी की परतों के बारे में बात करेंगे, जब हम भूकंप के बारे में बात करेंगे और ज्वालामुखी के बारे में बात करेंगे, तब मैं आपको पृथ्वी की परतों के बारे में बता दूंगा, क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये सब पढ़ा दूंगा। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताएं। ये जो क्वेश्चन है इन्हें 2-3 बार देख लें, या तो सेम ऐसे ही नोट्स बना लें चित्र के माध्यम से, क्योंकि ज्योग्राफी यानी भूगोल का मतलब ही है कि चित्र, मानचित्र, उसी हिसाब से आप इसे याद करें, लिखने की जरूरत नहीं, मैप बनाइए, डिजाइन बनाइए, आपको अच्छे से याद हो जाए। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।